जैसे ही रैंक 1 देखा तो मैं एकदम भावुक सा हो रहा था। मेरी बहन तो एकदम कूदने लग गई और पापा की आंखों में तो एकदम आंसू जैसे आ गए कि मेंस में तो एक क्वेश्चन गलत होते सीधा 4 नंबर जा रहे हैं, तो वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है और नंबर ज़्यादा है। ये गेम ही है कॉन्फिडेंस का और आपका माइंड का। जब भी आपकी जितनी देर भी मम्मी से बात की, आपकी मम्मी की आंख में खुशी का आंसू था। वो तो रहेगा सर, वो तो उनका संघर्ष है, मेन संघर्ष माँ का ही होता है। तो मतलब आपने जो पैटर्न था उसको पकड़ा, पहले सिलेबस को पकड़ा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की। मतलब पापा मम्मी सोते बस कब हो शादी, कब हो और हम फ्री हो जाए, हम फ्री हो जाए। ये जाने से मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हमारे साथ में ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरे भारत में प्रथम स्थान हासिल किया। कोई बच्चा अगर एग्जाम देता है, कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो पहली रैंक प्राप्त करे, तो उस ख्वाहिश को पूरा करके दिखला दिया। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ में आज मोहित चौधरी, जिन्होंने SSC CGL 2022 में पूरे भारत में पहला स्थान हासिल किया है, जो वर्तमान में जोधपुर में रहते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं। तो मोहित, सबसे पहले स्वागत है उत्कर्ष परिवार में। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे आमंत्रित करा यहाँ पे। तो मोहित, सबसे पहले जब उस क्षण के बारे में जानना चाहूंगा जब वो पता लगा, आपने देखा कि आपकी SSC में फर्स्ट रैंक आई है, उसमें क्या रिएक्शन था आपका? तो क्षण तो ऐसा था कि मेरे को रिजल्ट के लगभग 1 घंटे बाद मालूम चला। अच्छा। क्योंकि मैं अपना कुछ काम कर रहा था, मेरा फ़ोन भी नहीं था, तब कोई बोलता रिजल्ट आ गया, रिजल्ट चेक कर। तो फिर मैंने अपना लैपटॉप ऑन करा, फिर मेरे पिताजी और मेरी बहन ने वो रिज़ल्ट में फिर जैसे नाम सर्च करा थोड़ा कि रैंक क्या रहेगी। उम्मीद तो थी सिलेक्शन हो ही जाएगा कि रैंक भी ठीक ठाक होगी। वहाँ पे जैसे मेरा नाम एकदम सर्च करा होता है, वो हाईलाइट होता है उधर मोहित चौधरी लिखते ही, तभी वहाँ पे रैंक दिखती 0001। तो 1 देखते ही तो मैं एकदम भावुक सा हो रहा था। मेरी बहन तो एकदम कूदने लग गई कि सही में रैंक 1 आ गई है भैया की, और पापा की आंखों में तो एकदम आंसू जैसे आ गए कि क्या ही एकदम रैंक 1 कि आज तक किसी की आई नहीं है अपने परिवार में भी ऐसी। तो उनको बहुत एकदम प्राउड फीलिंग हुआ। तो रैंक 1 जब आई तो उसके बाद आपने चेक किया कि दोबारा भी चेक कर लेते? नहीं, नहीं 2-3 बार चेक करा कि रैंक 1 ही है कि नहीं है। पापा ने भी चेक करा, मेरी बहन ने भी चेक करा रैंक 1 है कि नहीं। उसके बाद पोस्ट चेक करी कि हाँ यही पोस्ट है ना जो भरी थी B15। तो वो बहुत एकदम से बहुत अच्छा लगा मेरे को बहुत। कि आपने SSC की जो तैयारी है वो कब सोचा आपने, कि कब तैयारी शुरू की आपने, कब सोचा उसके बारे में? देखो SSC की तैयारी में तो मैं लेट आया था, पर लेकिन मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में आ गया था लगभग जब मेरी 3rd ईयर में अराउंड बैकआउट थी। फिर मेरे को SSC का मालूम चलता है अप्रैल 2022 के अराउंड। मैंने प्री का एग्ज़ाम दे रखा था, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। उसके अंदर मैं प्री तो पार हो गया था, पर लेकिन मैं मेंस में फेल हो गया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सही बोल रहा हूं? हाँ आप बिल्कुल सही। और ये सेकंड अटेम्प्ट था? ये फिर सेकंड अटेम्प्ट था। और इसमें फर्स्ट रैंक? हाँ इसमें फर्स्ट रैंक है। तो ऐसा क्या किया आपने कि फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट के बीच में कि आप सिलेक्शन नहीं से फर्स्ट रैंक पर आ गए? सर पहले तो सर वो था कि सिलेबस को अच्छे से पूरा करना पड़ता है, फिर स्मार्ट वर्क की कमी थी, पहले अनुशासन की भी कमी थी। आप अगर किसी एक एग्जाम पे फोकस कर रहे हैं तो उसी की तरफ पढ़ना पड़ता है। तो मतलब आपने जो पैटर्न था उसको पकड़ा, पहले सिलेबस को हाँ। पकड़ा और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी की। और डेली रूटीन क्या रहता था आपका? डेली किस हिसाब से पढ़ते थे आप? कितने महीने का लगभग संघर्ष हम SSC से कर रहे हैं? सर SSC का संघर्ष आप लगभग मान सकते हैं कि मेरा है 9 से 10 महीने का संघर्ष है। SSC CGL के लिए था? हाँ प्रॉपर SSC CGL के लिए मेरा 9 से 10 महीने का संघर्ष आप मान सकते हैं। डेली रूटीन क्या था? डेली रूटीन तो ये था कि जैसे मेरा डिसिप्लिन वे में रहता था कि सुबह 5:30-6 बजे के अराउंड उठ जाओ, थोड़ा मुंह हाथ धो के 10-15 मिनट आराम से आंख बंद करके अपना ध्यान लगाओ किसी भी जगह पे, तो माइंड एकदम चिल हो जाए। उसके बाद मैं थोड़ा किताब लेता था, वोकैबुलरी पढ़ते थे पहले, वोकैबुलरी के बाद इंग्लिश पढ़ी, फिर मैथ्स के 100 सवाल लगा लिए, अरिथमेटिक के 100 सवाल लगा लिए, एडवांस मैथ्स के। ये करते करते लगभग अराउंड 12-12:30 हो जाते थे। उसके बाद मैं नहाता था, मेरा था थोड़ा दोपहर में नहाने का। फिर मॉक देते थे, मॉक का टाइमिंग फिक्स था कि 1 घंटा प्री का मॉक देना है। प्री का टाइम प्री का चल रहा था, 1:30 बज गए। उसके बाद खाना पीना कर लिया 1:30 से 2, फिर 2 से 3 रिलैक्स एकदम कि थोड़ा पापा आए यूनिट से तो पापा से बातचीत कर ली। यहाँ पे थोड़ा आधा घंटा पावर नैप ले लिया कि थोड़ा रात को अगर जागने का हो तो बूस्ट मिल जाए एक वो। 3 बजे से फिर जीके पढ़ना चालू करा, लगभग 2-2.5 घंटे जीके पढ़ लो। फिर रीजनिंग को टाइम दे दिया, आधा 1 घंटा रीजनिंग को टाइम दिया। उसके बाद अखबार पढ़ता था, मेरा अखबार पढ़ने का शाम का था।
उस मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करता था, कॉपी में नोट करता था, भाई ये सवाल ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बना है, ये ऐसी चीजें एनालिसिस। एक बड़ी प्यारी बात कही भाई मोहित ने कि केवल मैं मॉक नहीं लगाता था, मॉक का एनालिसिस भी करता था, विश्लेषण हाँ। करता मेरी कमियां कहाँ हैं। हाँ, ये जैसे मैंने पहला जब प्री का मॉक दिया तो मेरे लगभग 95 नंबर होंगे 200 में से। उस 95 को मैं धीरे धीरे करते करते 180 तक लेके गया हूँ, 180 83 तक। तो फिर ये टाइम मैनेजमेंट कैसे हुआ है? सर टाइम मैनेजमेंट तो ये आया प्रैक्टिस से। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार नोट्स रिवाइज करोगे जो भी आपके हैं, जितनी बार, लिमिटेड सोर्स और मैक्सिमम रिवीजन। तो पेपर में जब आप पेपर दे रहे थे, हाँ, तो उस समय आपका पेपर सही टाइम पे पूरा हुआ या फिर पहले पूरा हो गया, छूट गया, क्या कंडीशन? पेपर प्री वैसे क्वालिफाइंग था तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ा, पर मेंस था। मेंस में तो एक क्वेश्चन गलत होते सीधा 4 नंबर जा रहे हैं, तो वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है और नंबर ज़्यादा है। मेंस का मैंने पेपर अटेम्प्ट करा, तो मेंस में मैंने पहला गो थ्रू करा मैथ्स में, तो मेरे 30 में से अराउंड 17 क्वेश्चन मैंने पहली बारी में करे। कुछ कुछ इजी क्वेश्चन भी थे जो मेरे से पहली बारी में नहीं बन रहे थे, तो थोड़ा दिमाग पहले टेंशन में थोड़ा रहता है, तो उसमें सबसे बेस्ट मेरे को लगता है कि उसको स्किप कर दो। एक बार बना तो बना, क्योंकि वो प्रेशर क्रिएट कर देगा। अगर वो सवाल नहीं बना फिर दिमाग में आ जाएगा ये इजी क्वेश्चन नहीं बन रहा है और ये मेरे 2 मिनट मैंने यहाँ खराब कर दिया, आगे मैं कैसे करूँगा। ये गेम ही है कॉन्फिडेंस का और आपका माइंड का। गजब बात बोली, मतलब कि अगर वो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको स्किप कर दो, दोबारा जब उसके रिटर्न आए तो उसको दोबारा देखो, उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसमें टाइम वेस्ट, सवाल होते टाइम वेस्ट करवाने कुछ हाँ होते टाइम वेस्ट के लिए। अच्छा, तो मोहित फिर ये 8-10 महीने की तैयारी थी आपकी, हाँ। उसमें आपको कौन कौन इसमें आर्थिक सहयोग आपको प्रदान किया है? आर्थिक संयोग तो जैसे पापा का ही था मुख्यतः, और मेरी बहन जैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती थी। क्या एज है आपकी बहन की? मेरी बहन की अराउंड 19 एज है अभी, मतलब 19 वर्ष की है और वो ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को? हाँ, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती थी, उसकी हॉबी की तरह भी, और थोड़ा उसका भी खर्चा निकल जाए, अपना भी निकल जाए। मोहित, मैंने आपकी मम्मी से बात की थी ना, हाँ। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी ये सुबह खड़ा होता था तो उसके बाद में सबसे पहले 10 मिनट मेरे पास आता था, हाँ, और बोलता था मम्मी मेरे बालों में मालिश कर हाँ, दो, बालों और करते। सुकून से मेरे पास होता था। पर मैंने आज जब भी आपकी जितनी देर भी मम्मी से बात की, आपकी मम्मी की आंख में खुशी का आंसू था। वो तो रहेगा सर, वो तो उनका संघर्ष है, मेन संघर्ष माँ का ही होता है। तो एक रैपिड फायर खेल लेते हैं 2 मिनट के लिए। हाँ सर। आपकी मैं देख लेता हूँ क्या हॉबी है आपकी। हाँ। तो फटाफट आंसर देना है, हाँ जो दिमाग में आए वो तुरंत देना है। आंसर ठोक देना है। ठीक है सर। तैयार हो? हाँ सर। तो आइए, फर्स्ट रैंक सीजीएल जो फर्स्ट रैंक है मोहित, उसके साथ रैपिड फायर करते हैं, जानते हैं उसकी जिंदगी जो है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ सर। कि मोहित की हॉबी क्या है? सर हॉबी वॉलीबॉल और क्रॉस कंट्री रनिंग करना। फेवरेट फूड? दाल बाटी चूरमा। राजस्थान का है? राजस्थान का वो दाल बाटी चूरमा। फेवरेट फिल्म? फेवरेट फिल्म मेरे को लगी थी दंगल। तो शादी इस साल करोगे अगले साल? अरे शादी अभी तो ऐसा अभी सर शादी का तो कोई प्लान नहीं है। तो शादी के वो ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए? शादी के ऑफर तो पापा को आने लग गए होंगे, आने तो लग ही गए हैं। वो तो आगे से कह रहे हैं कि बस हमारी तरफ से तो हाँ है, आप बोलो क्या चाहिए। तो अगला क्वेश्चन मोहित मेरा मेरा है आपसे कि कोविड-19 के बाद में ऑनलाइन का रोल बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन बहुत बड़ा रोल है सर। तो क्या कहना चाहोगे जो ऑनलाइन का जो रोल बढ़ा है, किस प्रकार रोल बढ़ा है ऑनलाइन के बारे में? ऑनलाइन का तो मैं ये बताऊंगा, रोल ये है कि अब आपके फ़ोन के अंदर ही सब है, आपकी जेब में। आप पूरे भारत के जो भी बेस्ट टीचर हैं उनसे पढ़ सकते हो। आपका इससे पहले कोई एग्जाम आपने दिया था जिसमें सिलेक्शन भी हुआ है आपका? क्या था इससे पहले? सर सीजीएल से पहले जैसे मैंने बताया था कि मैंने सीडीएस सीएपीएफ के एग्ज़ाम भी दिए थे, पर लेकिन उसके अंदर मैं असफल ही रहा हूँ। तो ये मेरा सीजीएल पहला एग्ज़ाम है जिसके अंदर मैं पूर्णतः सफल होके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन ले रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले आपका कोई एग्जाम में मतलब प्री में ऐसा पास नहीं हुआ था? सीपीओ के अंदर सर मेरा लगभग फाइनल सिलेक्शन ही है, पर लेकिन मैं किसी की सीट खराब नहीं करूंगा। जब मेरा सीजीएल में हो ही गया है तो मैं सीपीओ में छोड़ दूंगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाऊंगा। सच बात तो ये है कि अगर वो जॉब जो आप बेकार कर रहे हो सीट, हाँ, अगर वो किसी ऐसे परिवार को मिले जिसमें बहुत नीड है, हाँ, तो कितनी दुआएं आप साथ वो देने वाले हो। जो भी लोअर क्लास के होते हैं, मध्यम वर्ग के होते हैं, उनके लिए एक सरकारी नौकरी लाइफ चेंज कर देती है। वो उनका नहीं, उनके कजन भाई बहन आने वालों को कितना मार्गदर्शन मिलता है एक सरकारी नौकरी से। तो मोहित, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि टॉपर्स जो है कौन सी बुक से पढ़ते हैं, कौन से टीचर्स को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं टॉपर्स ऐसा जो है, क्या वो मंगल ग्रह से तो नहीं आते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी होती है? तो शुरुआत करते हैं हम इंग्लिश जो सब्जेक्ट है आपका, जिसमें आपने आउट ऑफ फुल लिया है, अपने नंबर जो है उसकी आपकी रणनीति कैसी रही है? इंग्लिश मैंने
पढ़ी थी रवि मौर्य सर से, उत्कर्ष में ऑफलाइन पढ़ी थी। और उसके बाद जैसे मेरे सोर्सेज क्या क्या थे, बुक्स रेफर वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैम की, जो वॉल्यूम 1 उसको रेफर करा था। मुझे लगता है कि एसएससी की एक तरह पूरा वो बाइबल ऑफ इंग्लिश कह सकते हैं आप। उसके बाद वोकेबलरी के लिए जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर की जो कंपाइलेशन होती है, जो पिछले साल क्वेश्चन है उसमें वोकेबलरी, वन वर्ड, उसके लिए मैंने ब्लैक बुक रेफर करी थी। ब्लैक बुक, और जो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं हमें कि एरर के प्रैक्टिस करने हैं तुम्हें, उसके लिए एक एरर प्रो बुक आती है, उसको रेफर कर लिया। और कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसके लिए अलग से कोई एसएससी किरण की बुक आती है जिसमें पूरे कंपाइलेशन होते हैं, जो भी लास्ट 4 साल में क्वेश्चन आए या 10 साल में पूरे। जब तक आप रीडिंग को हैबिट में नहीं लाओगे आप कॉम्प्रीहेंशन सीख नहीं सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं अखबार पढ़ता था, न्यूज़पेपर रीडिंग द हिंदू मैंने पढ़ा है, वो कंटिन्यूसली पढ़ा है, वो लगभग 5 से 6 महीने तक। तो इंग्लिश की आपकी स्ट्रेटजी होगी जो आपने अलग अलग पोर्शन में कवर की है। हाँ, ठीक है। अगर बात करें मैथ की, जो बात करते हैं हम, तो मैथ की क्या स्ट्रेटजी रही है आपकी? सर मैथ्स की मेरी स्ट्रेटजी थी कि मैं मुख्यतः तो गगन प्रताप सर का मैंने ऑनलाइन कोर्स लिया था, ऑनलाइन कोर्स, और उत्कर्ष से ऑफलाइन जुड़ा हुआ था। गगन प्रताप सर गगन मतलब कहते हैं ना, बहुत ही मेहनत करने वाले टीचर मानता हूं मैं उनको, है ना। तो उसके अलावा आपने ऑफलाइन तो उत्कर्ष में पढ़ाई। हाँ। और प्रैक्टिस के लिए मैंने, जैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँ मैथ्स के लिए, तो मैंने गगन सर की जो शीट्स होती है उसी को 6-7 बार लगा लिया। तो दिमाग में जो भी कॉन्सेप्ट हो गए, अलग डिजिट, जैसे कोई गोल्डन रेशियो हो गया, ये हो गया, ये पूरा सीख लिया। वो दिमाग में एकदम घुस जाता था कि एग्जाम में क्वेश्चन देखा नहीं, पेन पहले चल जाता था। और रीजनिंग को नया थोड़ा था? हाँ, रीजनिंग सर मैंने अक्षय सर से पढ़ी थी। अक्षय सर से जो भी टॉपिक्स होते हैं एकदम पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जैसे कोई मिरर इमेज है या वाटर इमेज है, तो वो आपको पता हो, वो आपको पहले से आता है, आपसे कोई पूछ ले इसकी मिरर इमेज बताओ, तो ये आपको ज़्यादा सीखने। इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोडिंग, डिकोडिंग, हार्ड क्वेश्चन क्या हो गए, या कोई जैसे कि आजकल नए सवाल रीजनिंग और अजम्पशन के ज़्यादा आ रहे, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के, ये सब अक्षय सर से देख लिया। उसके बाद वही प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा लिया, और मॉक से जो भी सीखता गया उनको क्वेश्चन नोट करके वो। और जीके इंपॉर्टेंट रोल? जीके तो सर बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। जीके के लिए तो आप सर ये कुमार राव सर की क्लासेस, फूल पत्ती वाली कंपाइलेशन, जैसे मंथली कंपाइलेशन आती है ना, खतरनाक, एक साथ ही पूरी खत्म कर दी। मतलब जीके? जी हाँ, जीके उत्कर्ष टीम। और जो फूल पत्ती वाली क्लास है, बच्चे बार बार बोलते भी है कि हाँ, 1 घंटे की क्लास है, करंट अफेयर्स 1 घंटे कौन पढ़ता है, तो क्या इंपॉर्टेंस है उसकी? सर जीके उसमें है ना, ऐसा है कि ऐसा तो लोगों को थोड़ा भी मिथ है मेरे हिसाब से, मिथ जैसे कि उनको कुछ और ही सोच रहे हैं, उनको लग रहा है कि 1.5 घंटे पूरा करंट अफेयर चलता है, पर ऐसा नहीं है। अगर कोई बंदे का जिसका सिलेबस हो रखा है, वो जीके में वीक है, अगर वो उसको अटेंड करता है तो उसका पूरा रिवीजन होगा, उसको उसी क्लास में हिस्ट्री की भी 2-3 किताबों का नाम पता चलेगा किस लेखक ने लिखी, उसको उसी क्लास में मालूम चलेगा कि आज अगर कोई सरकार कोई लॉ निकालती है तो उसने किस अनुच्छेद से निकाला, कौन से में अमेंडमेंट करा। फिर अगर कहीं पे भी आ गया कि आज भाई 2 सभा में जॉइंट मीटिंग हुई, तो जॉइंट मीटिंग में जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग होती है, तो उसमें आप ये नहीं बताओगे सिर्फ जॉइंट मीटिंग हुई आज ये इस बिल पे, उसमें आप ये बताओगे कि आर्टिकल 108 से होती है, पहली बार कब हुई, 3 अनुच्छेद 3 बिलों के ऊपर हुई थी मेरे हिसाब से, जहां तक एक प्रिवेंशन ऑफ 3 बिलों पे हुई, डॉरी प्रोविजन। ये करंट अफेयर्स और स्टैटिस्टिक्स के कोरिलेट करते हैं, तो आपको मजा आता है। ये तो ये आपकी पूरी स्ट्रेटजी थी। हाँ। जो आपने अलग सब, और हर जो टॉपर्स है, सिलेक्शन ले रहा है जो स्टूडेंट, उसका हाँ। रणनीति अलग अलग होती है, सबकी रणनीति अलग, हर कोई अपने हिसाब से पढ़ता भी है। तो प्रैक्टिस सेट और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनका कितना रोल है, मैं चाहता हूँ आप बताएं एक बार। देखो सर, कोचिंग का रोल लिमिटेड होता है, क्योंकि कोचिंग में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, आप भी मानते हैं, सिलेक्शन कुन गिने चुनों का ही होना है। तो कोचिंग का रोल 40 to 60% है कि उन्होंने आपको पढ़ा दिया है, सिलेबस आपको बता दिया है, जो भी ग्रामर के रूल्स हैं, कोई कांस्टेंट जीके है, सब पढ़ा दिया उन्होंने। अब आप उन नोट्स को कितनी बार रिवाइज करते हैं? क्या आपने उन नोट्स को 10 बार पढ़ा? अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ लिया, अगला सोर्स अगला पकड़ लेते हैं, ये सबसे बेकार मेरे को लगता है। सर ये सबसे बड़ा पॉइंट है आज के इंटरव्यू का, कि एक किताब को 10 बार पढ़ लो, 10 किताबों को एक बार पढ़ने की बजाय एक किताब को 10 बार पढ़ लो, सोर्स मत बदलो, एक बार विश्वास करो जिस पे भी करने वाले हो। बड़ी प्यारी लाइन बोली है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स एंड जीके। जीके और मैथ्स? जी हाँ। क्या बात है। सबसे मुश्किल कौन सा है? सर सबसे मुश्किल अगर देखोगे ना, मेरे को तो रीजनिंग लगता है। अच्छा। कि उसमें क्या है कि लॉजिक कोई आ गया, अब वो दिमाग में क्लिक करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, फिर वो दिमाग में प्रेशर क्रिएट करता है
कि वो एकदम वो होता है कि एट द तुमने देखा, बना तो बना, नहीं बना तो बना। अब जी के आता है, तुमने पढ़ा होगा तो तुमको आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं आएगा। मैथ्स तुम होता है कि यार आ भी सकता है, अब रीजनिंग में अब सामने वाला क्या लॉजिक बना के नंबर कोडिंग दे रहा है, ये हमें क्या पता चलेगा, ये थोड़ा डर लगता है। बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि आप जो अपने परिवार उसके बारे में हमें बताएं वीडियो में। हाँ। आपके पिताजी क्या करते हैं, आप कहाँ से हो पहले से, हाँ। मम्मी जो है वो क्या करती हैं, बहन कौन कौन आपकी फैमिली के अंदर है, आप बताएं एक बार प्लीज। सर मैं वैसे तो मंगरा गांव है मेरा, किशनगढ़ के पास, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, मंगरा गांव से। और जो भी मेरी एजुकेशन हुई है 6 to लेकर 12 तक, वो हुई है आर्मी स्कूल नसीराबाद में। तो 10वीं के अंदर तो मेरे लगभग 81% थे और 12वीं के अंदर मेरे 83% थे, यहाँ से मेरे पास हुआ। इसके बाद मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया था, उसके अंदर मेरी रैंक लगभग 1 लाख थी। 1 लाख में मेरे को आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से मैंने मैकेनिकल ब्रांच ली मैंने। तो फर्स्ट ईयर मौज मस्ती में निकल गया आराम से, जो भी ऐसे इंजीनियरिंग का आपको पता ही है सर जो होता है। फिर सेकंड ईयर भी ऐसे ही निकला। फिर सेकंड ईयर के टाइम पबजी का एकदम खतरनाक क्रेज चल रहा था 2019 के टाइम। हाँ मैं भी उसी भीड़ में था जहाँ युवा थे सारे के सारे। माँ बाप को पता नहीं क्या कर रहा है और किसी को कोई मतलब नहीं है, आप चाहे कुछ भी करो, हॉस्टल वार्डन कोई किसी को क्या ही फर्क पड़ रहा है, आपको रूम में आराम से खेलो। तो उसमें खेला। उसके बाद थर्ड ईयर में मेरी बैक आ गई। हाँ 2 बैक की आई उसी से। तो ध्यान से देखिए, आप जो ये आप सोचते हो ना कि भाई टॉपर जो है बचपन से टॉपर होता है, ये मिथ है, ये अपने आप में मिथ है। मैं आपको ऐसे शख्सियत से मिला रहा हूँ जो मोहित चौधरी हैं, इनका थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट में बैक, इंजीनियरिंग के अंदर 2 सब्जेक्ट में बैक लेकर आए, पूरी दिन पूरी रात पबजी खेलने वाला इंसान जो है। अब सबसे बड़ी बात जो है, जो गेम चेंजिंग स्टार्ट होने वाला है वो इसके बाद स्टार्ट होने वाला है। क्यों मोहित? पापा पूछे क्या सीन है, बोलो पापा बैक आई है, 2 बैक आ गई है। पूछी क्यों आई है, मैंने बोला पबजी खेलते थे ऑनलाइन गेमिंग, तो उस वजह से आई है। कि उस टाइम बहुत ऐसे कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई पिता के अकाउंट से 10-10 लाख खराब कर दिए कुछ खरीदने में, ऐसा बहुत चला था। तो ये हुआ। उसके बाद पापा ने थोड़ा बोला कि करियर का भी कुछ सोच ले, क्या करना है। तो उन्होंने पूछा तेरे बाकी दोस्तों में किसकी बैक आई, तो उनमें से सब पास थे सब ऐसे पास ही थे मैक्सिमम। तो ये पास थे, तो फिर थोड़ा मेरे को भी लगा कि यार मेरे साथ वाले पास हो रहे हैं, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ऐसे मेरे को भी लगा कि यार मेरे को भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हुआ लाइफ में। टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में, मैं ये मानता हूँ सबकी ज़िंदगी में एक ना एक टर्निंग पॉइंट आता है किसी ना किसी में, वो आया मेरे में टर्निंग पॉइंट। तो मैंने वहीं घर पे अपना फ़ोन रखा, छोटा वाला कीपैड फ़ोन ले लिया। अच्छा। इसी को चलाएंगे अब। उस सेमेस्टर में मैंने टॉप कर लिया वहाँ पे। क्या बात। हाँ मतलब खूब मेहनत करी थी उस टाइम, तो उस सेमेस्टर में टॉप आ गया। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि कई बच्चे सोचते हैं कि उन्हें बुरी लत के अंदर है अभी वो। हाँ। बहुत सारी बुरी लत हो सकती हैं, तो उन्हें छोड़े कैसे, वो बार बार पूछते हैं। और तुम उससे निकल कर बाहर आए। पबजी एक तरह से बुरी लत ही थी उस समय। हाँ। आपका समय बर्बाद कर रही थी, कैरियर से दूर ले जा रही थी आपको। तो आप उस समय जो बाहर आए थे, मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको आप ये बताइए किस प्रकार आप बाहर आए उससे। सर उससे सबसे पहला तो संभव है क्या बाहर आना? सर संभव तो सब कुछ है इस दुनिया में, क्यों नहीं है। सर संभव इसलिए हुआ, पहला तो सर पापा ने भी बोला, पापा भी इमोशनल होके बोले तू क्या कर रहा है करियर, तेरे को इतना पढ़ाई क्यों रहे हैं, अगर यही सब करना है। फिर वो बाकी दोस्त वाला फैक्टर भी आ गया, वो मेरे बाकी दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं कि तो मेरा भी एक फर्ज बनता है कि मैं कुछ करूँ। फिर वहाँ से फ़ोन को त्याग कराना, वो धीरे धीरे, क्योंकि फ़ोन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है डिस्ट्रैक्शन रहता है। आपको भले ही लगता हो कि फ़ोन को आप कंट्रोल करते हो, पर वो कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल कर रहा है। धीरे धीरे करते करते मोबाइल की लत तो मतलब थी नहीं, अभी भी इतनी नहीं है अब ज़्यादा। मतलब संभव तो है। हाँ संभव है। आप अपने माँ बाप की हालत पूछो एक बार, अगर आप मध्यम वर्ग से हैं उनसे, आप खुद ही आपको तकलीफें दिख जाएगी कि आपके पिताजी 45-50 साल के होके भी अभी भी ड्यूटी पे टाइम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। उन्हीं का संघर्ष देख लो कि वो कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो अपने और पूछते सर हमें मोटिवेट करो। हाँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ अपने माँ बाप का चेहरा देख लो, उससे बड़ा मोटिवेशन तो क्या ही हो दुनिया में। और सच बताऊं तो सिलेक्शन के बाद देख लो, वो जन्नत है। हाँ। जब आपके माँ की आंख में खुशी का आंसू हो, आपके पिता की आंख में खुशी का आंसू हो, और आपको महसूस हो कि आपके कारण आपके पिता का जो सिर है वो फक्र से ऊंचा हो गया है, तो बड़ा अच्छा फील भी होता है। क्यों वही? हाँ सर बहुत, अभी तो ऐसा इतना प्राउड फील होता है क्या ही बताएं। लोग मेरे से
फ़ोन पे बात करने को अभी वो कर रहे हैं कि तू फ़ोन तो उठा ले भाई, एक बार फ़ोन तो उठा ले, अभी अभी थोड़ी व्यस्तता चल रही है और कहीं ना कहीं पहले रिश्तेदारों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है, दोस्तों को। अब मोहित, ये 10 महीने का तेरा संघर्ष था और हाँ। क्या बोलते हैं, खूब मेहनत भी की होगी, कभी कभी डिमोटिवेशन भी आ ही जाता है कि कोई मॉक में नंबर कम आ गए, तो स्ट्रेस आपको भी आया होगा। स्ट्रेस तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसी 3 बातें जो आपने की हो? सर 3 बातें। पहला तो मेरे को लगता है मेडिटेशन, कि आप माइंड को जितना ओवर थिंकिंग से बचा सको और उसका ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि रिजल्ट में क्या होगा, मेरी रैंक आएगी, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आधा टाइम फिर उसी में वेस्ट हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए मेडिटेशन करो। और बाकी ये सेकंड मेरा को लगता है कि जैसे आप कुछ होता है, कुछ लोगों को लगता है कि रिलैक्स होने के लिए यूट्यूब पे कर लेते हैं टाइम पास होता है ना, कि लोगों को लगता है। पर मैं मानता हूँ घर वालों से बात कर लो, अपने जो खास दोस्त हैं उनसे बात कर लो। हाँ, दोस्तों से भी ऐसे हफ्ते में, ऐसा नहीं कि डेली ही चालू हो गए कि लिमिटेड, ऐसा नहीं कि डेली बात करने लग जाए, लिमिटेड। और तीसरा तो मेरा था कि रनिंग मैं करता था। रनिंग मेरी तो हॉबी थी, तो 5 किलोमीटर मेरे लिए कोई नहीं था। 20 हॉबी मेडिटेशन है। हाँ, वो करने में मजा ही आता है। हाँ, वही हॉबी है। हाँ, वही हॉबी एक टाइप से। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 3 बातें मोहित की तरफ से हैं कि अपनी जो हॉबी है उसको फॉलो कीजिए, हाँ, माता पिता दोस्त से बात कीजिए और मेडिटेशन 10-10 मिनट जरूर कीजिए। कुछ ना कर पाओ तो कम से कम सुबह जग करके नेचुरल में के पास पहुंच जाइए, उस हवा को लीजिए, अपनी माँ से बात कीजिए, मतलब वही मेडिटेशन वही। हाँ, तो अब मोहित फर्स्ट रैंक तो आ गई है, इसके ऊपर तो कुछ होता नहीं है देव भाई। हाँ, सीजीएल में तो कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं। फर्स्ट रैंक तो आ चुकी है। आगे क्या करने वाले हो? शादी करोगे नहीं, आपने मना कर दिया अभी तो। सर अभी का प्लान तो यही है कि अभी थोड़ी एज भी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं आरएस और आईएएस में अटेम्प्ट लूँ। अच्छा, तो मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा और आपकी गाइडेंस तो है आरएस में उत्कर्ष के, तो सिविल्स में गाइडेंस के हिसाब से प्रॉपर की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। लाइक इस साल वैकेंसी आने का भी चल रहा है, तो मेरा रहेगा कि मैं अटेम्प्ट तो लूँ, मेरे पास एज है अभी। पर आप ये तो ज्वाइन करोगे एक बार? हाँ सर, ये ज्वाइन जरूर करूँगा। इनकम टैक्स मिला है आपको? हाँ सर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आप ये ज्वाइन करने वाले? हाँ सर। और उसके बाद में सिविल सर्विस की तैयारी? इसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी। तो आपने भी असफलता देखी है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको तैयारी के लिए क्या कहना चाहोगे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं चाहता हूं कि आप स्टूडेंट से बात कीजिए, उनकी तरफ देखिए और उनसे अपने पूरी दिल से, पूरी आत्मा से उनको बताइए। देखो, जो भी बच्चे इस बार कुछ नंबरों से रह गए, असफल रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि उनको हर एक चीज़ आती है, उनका कोर्स पूरा है, उन्होंने जहाँ से भी पढ़ा है वो पढ़ चुके हैं। अब उनका टाइम है कि वो अपने सेल्फ पे काम करें, अपनी वीकनेस पॉइंट पे काम करें, डेली मॉक दें, उसका एनालिसिस करें। तो कोई अगर बिगनर है तो एक होता है जिसका बंदे का लेवल होता है, किसी का अगर बिलो एवरेज लेवल है, तो मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि उसको कहीं ना कहीं से कोचिंग लेनी चाहिए। वो उसकी अपने ऊपर है, अपनी काबिलियत के ऊपर। कोई आईआईटी से पढ़ा हो तो उसको कोई नीड ही नहीं है, कोई नीड, तो अपने ऊपर है। और कोचिंग में अच्छे से कोर्स पूरा करे पहले तो। वो ये ना सोचे कि अभी एग्ज़ाम आ ही गया है, कि उसको कुछ आता नहीं है तो वो जल्दबाजी में कोर्स को एकदम जल्दी कहीं से भी कर दिया, अब अटेम्प्ट ले लिया, फिर ऐसे ही प्री में, फिर क्या होगा, वो आगे जाके वो फिर मेंस में रह जाएगा कुछ नंबरों से, फिर उसको दुख होगा, फिर वो अगले साल की तैयारी करेगा, फिर अगले साल की तैयारी करते करते फिर टाइम कम बचेगा। तो मैं यही कहूँगा नए बच्चों के लिए तो, कि आप पहले अपना अच्छे से कोर्स देख लें, जो भी है 2-3 टॉपर्स की वीडियो से रेफर करें कि उन्होंने क्या क्या बुक सोर्स फॉलो करें, कोई जेन्युइन सोर्सेज क्या क्या हैं, उसके बाद तैयारी में घुसें। लिमिटेड रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन, ये मेरी उनको रहेगी सलाह। तो मेरा तो मन नहीं कर रहा, पर क्या करें, समय की सीमा है। तो मोहित से हमने बात की, जिन्होंने सीजीएल में पूरे भारत में पहली रैंक हासिल की है, उत्कर्ष के ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने पूरा जो अपना स्टडी प्लान था, किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए सब्जेक्ट्स की, कब शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें, माता पिता का क्या रोल रहा है जिंदगी के अंदर, गुरुजन का क्या रोल रहा। मैं आपसे इतना कहूँगा, मैं टीचर होने के नाते कहूँगा, जब मोहित आया था ना मेरे गेट पर सिलेक्शन के बाद में,
में जो आपने वीडियो देखी होगी, और जब मैंने वो गेट खोला और जब मुझे पता लगा कि मोहित फर्स्ट रैंक, वो मोहित चौधरी है, तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे। मतलब वो जो फीलिंग्स है ना, वो माता पिता और गुरु जो है वो महसूस कर सकते हैं उस फीलिंग को, क्योंकि वही है जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, खूब जमकर मेहनत कीजिएगा, और अंत में आपसे कहूँगा एक लक्ष्य तय कर लीजिए, और वही कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान के जब ठान लिया तो ठान लिया। अगर ठान लोगे तो मोहित चौधरी भी नंबर 1 रैंक ला सकता है, और आप भी नंबर 1 रैंक ला सकते हैं। मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप मोहित को शुभकामनाएं दीजिएगा, उनका जो परिवार उसको प्यार दीजिएगा, और जो भी आपको अच्छा पॉइंट लगा हो इस वीडियो के अंदर वो जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो मोहित बहुत बहुत आभार, Yes. और आप सभी बच्चों का भी बहुत बहुत आभार। जय हिंद।